पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब ईजन और मैथ्यू एक नैरो गली में अपनी गाड़ियों के साथ आमने सामने खड़े होते हैं। ईजन पहले थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई करती है, लेकिन फिर वो ही गाड़ी को रिवर्स करने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उसकी कार का एक व्हील मिट्टी में फंस जाता है। अब थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद भी जब वो व्हील नहीं निकलता तो वो इरिटेट हो जाती है और फाइनली गिव अप कर देती है। अब वो सीधा गाड़ी को उसी जगह छोड़ के विलेज की तरफ जाने लगती है। तो मैथ्यू कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो वो कहती है देखो मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, और फिर वहाँ से चल पड़ती है। वो भी बिल्कुल एटीट्यूड के साथ जैसे कह रही हो अब तुम अपना खुद देख लो। वैसे यहाँ मैथ्यू भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो जैसे तैसे उस टाइट स्पेस से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है और काफी जुगाड़ के बाद वो अपना ट्रैक्टर निकाल भी लेता है। लेकिन इस चक्कर में ईजन की कार का एक साइड मिरर टूट जाता है और मैथ्यू को पता भी नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद मैथ्यू अपना ट्रैक्टर लेके उसी रोड पे आ जाता है जहाँ ईजन चल रही होती है। अब ईजन को तो लगने लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, और बस फिर क्या, बिना सोचे समझे वो उससे काफी रूड तरीके से बात करने लगती है। अब मैथ्यू को काफी गुस्सा आता है और वो उसे साइड हटाकर आगे बढ़ जाता है कि तभी ईजन की नजर अचानक से ट्रैक्टर में रखे सफेद मशरूम्स पर पड़ जाती है और उसका टोन तुरंत चेंज हो जाता है। वो तुरंत मैथ्यू के पास भागते हुए आती है और पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि वो मशरूम फार्म के ओनर से बात करना चाहती है। पर मैथ्यू उसका रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड होता है। वो सीधा उसके मुंह पर गेट बंद करके वहाँ से चले जाता है। यानी एक सेकंड पहले जहाँ ईजन बॉसी मोड में थी, वही नेक्स्ट मोमेंट उसकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। फिर मैथ्यू ग्रीन हाउस के अंदर से गुजरता है जहाँ काफी सारे गांव वाले काम कर रहे होते हैं, वही लोग जिनकी मैथ्यू हर बार मदद करते रहता है। वहीं पर वो एक बंदे को थोड़ा काम चोरी करने के लिए टोक भी देता है। फिर जब वो बाहर आता है तब ईजन फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन इस बार उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ स्लीपर्स हैं क्या पहनने के लिए, क्योंकि मैं अब इन हील्स में और ज्यादा नहीं भाग सकती। फिर वो अपने पैर भी दिखाती है जहाँ हाई हील्स की वजह से उसे छाले हो गए थे। अब मैथ्यू को ये देखते ही उस पे थोड़ी दया आ जाती है, लेकिन जो वो उसे देता है वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं होता, क्योंकि वो उसे पुराने टूटे फूटे स्लीपर्स के काफी सारे पेयर्स दिखाता है जिन्हें देख ईजन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर मजबूरी में वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब चलना भी तो है, और फिर खुद ही एक स्लीपर चूज करके पहन लेती है। फिर जब वो वापस अपनी कार के पास पहुंचती है तब उसकी नजर सीधा साइड मिरर पर पड़ती है और वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि मिरर टूट चुका होता है। वो तुरंत कार असिस्टेंट को कॉल करती है, लेकिन वहाँ से जवाब मिलता है कि मदद आने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसे शाम को एक शो अटेंड करना है, यानी कि उसके लिए इतना वेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर वो डिसाइड करती है कि कार को यहीं छोड़ के वो बस से सियोल वापस जाएगी, क्योंकि अभी यही ऑप्शन उसके लिए बेटर रहेगा। फिर जब मैथ्यू और बाकी लोग गाड़ी लेके उसके पास से निकलते हैं तब ईजन उनके पीछे भागती है लिफ्ट मांगने के लिए। मैथ्यू पहले तो उस बेचारी को फुल इग्नोर मारता है, लेकिन सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब ईजन भागते भागते गिर जाती है। उसे देखकर वो मजबूरी में गाड़ी रोक देता है और उसके पास आता है। ईजन को लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन जैसे ही वो उसके ग्लव्स को पकड़ती है तब पता चलता है कि वो तो उसके पॉकेट में से लटक रहे थे, और बेचारी एक बार फिर एम्बेरस हो जाती है। खैर फिर वो जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाती है और सारी ओल्ड लेडीज उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि वो काफी सुंदर है। और ऐसी बातें करते करते वो लोग बस टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अब मैथ्यू सारी लेडीज को ट्रैक्टर से उतरने में मदद करता है, लेकिन जब ईजन की बारी आती है तो वो उस बेचारी को छोड़ के आगे निकल जाता है। फिर जब ईजन और सारी ओल्ड लेडीज बस में चढ़ने लगती है तो ड्राइवर बिना प्रॉपरली रुके बस चला देता है, जिस वजह से एक आंटी गिर जाती है। ये देखकर मैथ्यू का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो अपना ट्रैक्टर उसकी बस के आगे लाके उसकी बस को रोक देता है और बस के अंदर आकर ड्राइवर को अच्छी खासी डांट लगाता है। ये देख पहली बार ईजन को मैथ्यू के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट फील होता है और वो आगे होके उसे थैंक यू कहती है। तब वो उसे रियलाइज करवाता है कि वो गलत सीट पे बैठी हुई है, यानी वो सीट स्पेशल लोगों के लिए होती है, और इस वजह से फिर से एक बार ईजन मैथ्यू के सामने एम्बेरस हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एरिक का सेक्रेटरी सीक्रेटली ईजन के बारे में बैकग्राउंड चेक करता है और फिर एरिक को प्रूफ भी दिखाता है उस इंसिडेंट का जो ईजन और सॉन्ग के बीच हुआ था, जिसके नाइटमेयर्स अभी भी ईजन को आते हैं। इधर हिट कंपनी में दिखाते हैं कि डायरेक्टर डोंग और सॉन्ग एक मीटिंग में होते हैं और दोनों
दोनों ईजन के वापस आने को लेकर बात करते हैं। डायरेक्टर डोंग सीधा कह देती है कि उस इंसिडेंट को 5 साल हो चुके हैं और वो चाहती है कि ईजन एलाइट ब्रांड को हिट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करवाए। यह सुनते ही सॉन्ग क्लियरली अपसेट हो जाती है। उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और बिना कुछ ज्यादा बोले वो गुस्से में मीटिंग छोड़ के चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ईजन और सॉन्ग एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रही होती है जिसका नाम होता है गुड मॉर्निंग क्रीम। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि उनका सारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, लेकिन जल्दी ही सच सामने आता है। पता चलता है कि उस क्रीम में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स थे और जिन लोगों ने भी उस क्रीम को यूज करा था उन्हें बहुत पेनफुल रैशेस और स्किन प्रॉब्लम्स हो गई थी। और इसी इंसिडेंट के बाद ही सॉन्ग और ईजन के बीच सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि युनशी एक लग्जरी बैग स्टोर में आती है और सोच रही होती है कि वो वहाँ से कुछ बैग्स सिलेक्ट करके सेल करेगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सारे बेस्ट और हाई डिमांड बैग्स ऑलरेडी ईजन ले चुकी है तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो सीधा ऑफिस वापस आती है और वहाँ एक और शॉक उसका वेट कर रहा होता है। यानी वहाँ वो देखती है कि डायरेक्टर डोंग ने ऑलरेडी ईजन और एलाइट कोलैबोरेशंस के एडवर्टीजमेंट लगा दिए हैं, जैसे डील पक्की हो चुकी हो। ये देख वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, पर ये देख ईजन खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो उसे क्लियरली बोलती है कि उसने अभी तक इस डील के लिए हाँ नहीं की है। लेकिन तभी वहाँ डायरेक्टर डोंग आ जाती है और सारी बातें सुनकर वो सीधा ईजन को रिमाइंड कराती है कि तुम्हारे कलीग्स तुम पर डिपेंड है। ये बात सुन के ईजन पर और भी प्रेशर बढ़ जाता है। अब ईजन के लिए ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। तो वहीं दिखाते हैं कि एरिक को अपने सिस्टर से एक पैकेज मिलता है जिसमें कुछ पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स होते हैं। वो कैजुअली उनमें से एक रिकॉर्ड प्ले करता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक चलना शुरू होता है वो उसे सीधा पास्ट की यादों में ले जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एरिक छाता पकड़े बारिश में अकेला चल रहा होता है कि तभी अचानक ईजन उसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है और उस अम्ब्रेला के बारे में पूछने लगती है। अब दोनों साथ चलते हुए बातें करने लगते हैं और एक सॉफ्ट ऑलमोस्ट रोमांटिक वाइब बन जाती है, लेकिन शायद सिर्फ एरिक के लिए। अब बातें करते करते वो इतना दूर निकल आते हैं कि बारिश भी बंद हो चुकी थी। वो एक रेस्टोरेंट के पास खड़े होते हैं तो एरिक डिसाइड करता है कि वो अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ईजन भी हाँ कर देती है कि ठीक है, लेकिन अगले दिन ईजन वहाँ आती ही नहीं और बेचारा एरिक वो बस वहाँ बैठा रहता है उसका वेट करते हुए। दोपहर से रात हो जाती है। अगली सुबह गाँव में दिखाते हैं कि एक एल्डर मिसेस यंग टीवी पर होम शॉपिंग शो देख रही होती है और अचानक वो ईजन को देख उसे पहचान लेती है और तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और मैथ्यू को बोलती है कि वो उस पोर्टेबल बाथ टब को ऑर्डर करे जो ईजन सेल कर रही है। अब मैथ्यू थोड़ा मजबूरी में आके उनकी हेल्प कर देता है और वेबसाइट पर अपनी ही डिटेल्स डाल के ऑर्डर प्लेस कर देता है, लेकिन यहाँ वो अचानक ऑर्डर के साथ साथ कंपनी की लॉटरी में भी एंटर हो जाता है और किस्मत तो देखो वो एक प्राइस जीत भी लेता है और प्राइस में उसे एक बाथ टब के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा बाथ टब फ्री में मिल जाता है। और उसी बाथ टब को डिलीवर करने के बहाने ईजन वापस गाँव आ जाती है और मिसेस यांग को उनका बाथ टब डिलीवर कर देती है। अब क्योंकि ऑर्डर पर बायर का नाम ली समथिंग स्योक लिखा होता है यानी बीच का नाम गायब होता है, तो मिसेस यांग उसे एक और एड्रेस दे देती है और बोलती है कि एक्स्ट्रा बाथ टब वहाँ डिलीवर कर दे। अब ईजन जब उस एड्रेस पे पहुँचती है तो वो किसी और का घर नहीं मैथ्यू का घर होता है। वहाँ जाके ईजन अपनी तरफ से एजम्पशंस बना लेती है कि शायद मिस्टर ली मैथ्यू के फादर होंगे, लेकिन मैथ्यू कुछ क्लैरिफाई ही नहीं करता। वो बस सीधा और थोड़ा कोल्ड टोन में उससे बोल देता है कि वो बस यहाँ से चली जाए। ईजन कहती है मैं अपने तरीके से तुम्हारे फादर से मिलके ही रहूंगी, लेकिन अभी के लिए वो वहाँ से चली जाती है और फिर से वो मिसेस यांग के घर वापस आती है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि मिसेस यांग मशरूम फार्म पे काम करती है। तब ईजन थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछती है क्या वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकती है, तो मिसेस यांग खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन बाद में उनसे एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि जब वो अपनी मुर्गियों को खाना देने जाती है तो गलती से उनका पिंजरा खुला ही छोड़ देती है और अब वो मुर्गियाँ पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है और ईजन वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है, लेकिन एक भी मुर्गी उसके हाथ नहीं आती। और हद तो तब हो जाती है जब एक मुर्गी सीधा मैथ्यू के घर तक पहुंच जाती है और एक लंबी जंप मार के उसके घर के अंदर भी चले जाती है। अब ईजन को तो समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उसके घर में घुसने की कोशिश करती है और जिस तरह से वो आ रही होती है मैथ्यू उसे अचानक देख बेचारा बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसका हार्ट फेल होते होते बचा था। फिर जब वो उसे अपने घर की फेंस चढ़ते हुए पकड़ ही लेता है तो वो सीधा पुलिस को बुला लेता है और ईजन के खिलाफ कंप्लेन करता है। अब ईजन उन्हें पूरी सिचुएशन
सिचुएशन समझाने लगती है कि मैथ्यू के घर एक मुर्गी घुस गई है और मैं उसे पकड़ने के लिए ही उसके घर में घुस रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि पुलिस वालों को मैथ्यू के घर के अंदर से कोई मुर्गी मिलती ही नहीं और सबको लगता है कि ईजन झूठ बोल रही है। अब मैथ्यू जब उसकी बात मान ही नहीं रहा होता तो ईजन भी कम नहीं होती, वो तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड निकालती है, यानी वो अपने मोबाइल में एक वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें क्लियरली मैथ्यू का ट्रैक्टर उसकी कार का साइड व्यू मिरर तोड़ते हुए दिख रहा होता है। अब गेम पलट चुका था और मैथ्यू वो तुरंत अपनी कंप्लेन वापस लेके पुलिस को वहाँ से भेज देता है। फिर फाइनली दोनों एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैथ्यू उसे एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाता है और उनके बीच की डील सिंपल होती है, यानी कि मैथ्यू उसकी कार के रिपेयर के पैसे देगा और बदले में ईजन प्रॉमिस करेगी कि वो दोबारा कभी उसके घर नहीं घुसेगी, स्पेशली जिस तरीके से आज घुस रही थी। अब दोनों अपनी कंडीशन जैसे तैसे मान लेते हैं। फिर उसी शाम मूव ऑन मैथ्यू से मिलने विलेज आता है और काफी शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो फिर से मशरूम्स को यूज करना स्टार्ट करे और उस दिन को भूल जाए, लेकिन मैथ्यू वो ये सुनते ही सीधा मना कर देता है। उसके टोन से लगता है कि जो भी वो दिन था उसका इम्पैक्ट अभी तक उसके अंदर बैठा हुआ है और वो इतनी आसानी से उसे इग्नोर या भूल नहीं सकता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फाइनली ईजन ने रात तक सारी मुर्गियों को पकड़ ही लिया था, बस उस मुर्गी को छोड़ के जो मैथ्यू के घर घुसी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मैथ्यू के पास आती है उसकी फॉर्म पर। मैथ्यू यूजुअल तरीके से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ईजन का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो पूरे फार्म को देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती है, हर चीज उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन तभी मैथ्यू उसके पास आने लगता है। ईजन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तब पता चलता है कि उसके बालों में चिकन का फर था। मैथ्यू उस फर को उसके बालों से निकालता है और उसे डांटने लग जाता है कि वो यहाँ कैसे आई और फिर से उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन फिर खुद ही वहाँ से जाके अपना काम करने लग जाता है। अब जिस तरह से वो मशरूम्स को हैंडल करता है उसकी डेडिकेशन और पैशन क्लियरली दिख रहे होते हैं और उसे स्माइल करते हुए देख ईजन बस एक पल के लिए उसे देखने लग जाती है और जैसे ही मैथ्यू उसे देखता है वो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर कुछ क्लिक होता है जैसे उसे एक नई इंस्पिरेशन मिल गई हो। फिर वो ग्रीन हाउस से बाहर आके डायरेक्टर डोंग को कॉल करती है और अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है कि वो एलाइट लॉन्च करेगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब मैथ्यू घर आता है तब अचानक से उसके सर पे एक अंडा गिरता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है तो उसके घर की छत पर एक मुर्गा बैठा होता है और तब उसे रियलाइज होता है कि एजेंट सही कह रही थी। खैर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एजेंट को हमेशा की तरह नींद ही नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर आके सो जाती है खुले आसमान के नीचे, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आती बल्कि उसका माइंड फुल एक्टिव होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मैथ्यू भी सोने जाता है तो वो भी बेचारा चैन से नहीं सो पाता क्योंकि मोहन उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, मैसेज भेज रहा होता है कि प्लीज एक बार फिर ट्राई करो। अब मैथ्यू के पास इतने ज्यादा टेक्स्ट आ जाते हैं कि वो बेचारा इरिटेट होकर अपना फोन नंबर ऑनलाइन चेंज ही कर देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन नंबर चेंज करने के बाद भी उसके पास एक कॉल आ जाता है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि ईजन का होता है। फोन उठाते ही उसे पता चलता है कि ईजन रो रही है और उसकी बातों से लगता है जैसे वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही हो और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।